नमस्कार। कैसे हो आप सब? तो आज हम अगस्त 2023 की जो मंथली मैगजीन है उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने एक अलग से पीडीएफ बना करके उसमें कर इनको सेव कर लिया अलग से, तो वहीं से हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, प्रीलिम्स की दृष्टि से जो जो इम्पोर्टेंट होगा उसी को हम लोग आज देखेंगे। ओके, चलिए फिर आ जाइए आगे। सुर्खियों में क्यों क्या? तो भारत के राष्ट्रपति ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो थोड़ा सा पृष्ठभूमि की अगर बात की जाए इसकी, तो 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद में प्राइवेसी को यानी निजता को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी थी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था कि न्यायमूर्ति श्री कृष्ण की अध्यक्षता वाली एक समिति ने 2018 में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण यानी पीडीपी विधेयक का शुरुआती मसौदा प्रस्तुत किया था। और इस समिति का गठन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो है उसने यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसका समिति का गठन किया गया था। कौन सी समिति? न्यायमूर्ति श्री कृष्ण समिति। ठीक है, अब इस अधिनियम के जो प्रमुख प्रावधान है अगर उसकी बात की जाए तो इसमें इतना सब इम्पोर्टेंट है नहीं, मतलब प्रीलिम्स के हिसाब से लाइक बेसिक बेसिक अपन पॉइंट देख लेंगे इसमें। ठीक है, किस पर लागू होगा? ये विधेयक किस पर लागू होगा? तो इसके प्रावधान भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग पर लागू होंगे। जहां कोई डेटा डिजिटल ऑनलाइन रूप में एकत्रित हो तो वहां पर ये लागू होगा। कोई डेटा गैर डिजिटल एक रूप में एकत्रित हो और बाद में उसे डिजिटलीकृत कर दिया गया हो वहां पर भी ये लागू होगा। इसके प्रावधान भारत के बाहर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग पर भी लागू होंगे यदि उस प्रोसेसिंग का उपयोग करके भारत में वस्तुओं या सेवाओं को उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो कोई चीज डिजिटली अगर उपलब्ध है तो उस पर ये एक्ट लागू होगा, ये प्रावधान लागू होगा। अगर कोई चीज पहले डिजिटल नहीं थी पर बाद में उसे डिजिटल कर दिया गया तो उस पर ये लागू होगा। भारत से बाहर भी ये लागू होगा इन केस अगर उस चीज का भारत में वस्तु या सेवा को मतलब एज ए उसका यूज हो रहा है तो उस संबंधित डेटा का उस पर भी ये प्रावधान लागू होगा। ठीक है, किस पर लागू नहीं होगा? जो पर्सनल डेटा होगा उस पर ये प्रावधान लागू नहीं होगा। डेटा प्रिंसिपल खुद अपना डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करवाता है या कोई अन्य व्यक्ति कानूनी दायित्व के तहत किसी के व्यक्ति के डेटा को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराता है, तब वहां पर ये वाले प्रावधान लागू नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद अगर कंसेंट यानी सहमति की अगर बात की जाए तो डेटा प्रिंसिपल द्वारा दी गई सहमति के बाद ही व्यक्ति के डेटा को प्रोसेस किया जा सकता है। यानी कि अगर मेरा डेटा किसी को चाहिए तो मेरी सहमति के बाद ही उस डेटा को प्रोसेस किया जाता है, वो भी केवल वैध उद्देश्य के लिए। ठीक है, अगर आप कोई लीगल ऐसा वैलिड अगर आपके पास रीजन है तो तभी आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, बालक या फिर बच्चे हैं तो उनके केस में माता पिता जो कानूनी संरक्षण की सहमति के द्वारा ही उस डेटा का यूज होगा। भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड, ऑब्वियस ये बात है एक बोर्ड तो बनेगा ही बनेगा इसके लिए। इसमें केंद्र सरकार द्वारा डीपीबीआई यानी कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया के गठन का प्रावधान भी किया गया है। ठीक है, और आपको इसमें ध्यान रखना है कि बोर्ड के 10 सदस्य जो 2 साल की नियुक्त किए जाएंगे और पुनर्नियुक्ति के भी पात्र होंगे। साथ साथ में डीपीबीआई जो है उसके किसी भी निर्णय के विरुद्ध दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण यानी टीडीएसएटी में इसकी अपील की जा सकेगी। वैसे बात है कोई प्रावधान है तो उसके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई बोर्ड होगा। और फिर अगर सूचना वगैरह करनी है अपील करनी है तो उसके लिए कोई ऑब्वियस बात है कोई अधिकरण या ट्राइब्यूनल होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें याद रखोगे आप। ठीक है, अब आइए आगे शब्दावली की अगर बात की जाए तो डेटा पोर्टेबिलिटी क्या है? यह व्यक्तियों को पहले प्रदान किए गए अपने व्यक्तिगत डेटा को स्वयं के उद्देश्यों के लिए अलग अलग सेवाओं में उपयोग हेतु पुनर्प्राप्ति के करने और पुनः उपयोग करने का अधिकार देता है। ठीक है, और बुला दिए जाने वाला राइट टू फॉरगॉट, यह कंटेंट को हटाने मिटाने का अधिकार है ताकि आम लोग ऐसे कंटेंट या डेटा तक नहीं पहुंच सके। ठीक है, ये भी आप इसमें इंपॉर्टेंट है, ये याद रखोगे। इन तीन विधेयकों में भी शामिल की अगर बात की जाए, जो आईपीसी 1860 था वो अब भारतीय न्याय संहिता 2023 हो गया। ठीक है, याद रखोगे। ठीक है, इसके बाद में जो सीआरपीसी 1973 है उसकी जगह पर क्या हो गया है 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आ गया है। और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको देख लेते हैं आप। तो चार्टर अधिनियम 1833 के तहत क्या किया गया था? विधान परिषद के रूप में एक अखिल भारतीय विधायिका की स्थापना की गई थी। विधि सदस्य का एक पद गवर्नर जनरल की परिषद में सृजित किया गया और विधि आयोग की नियुक्ति का भी प्रावधान इसमें किया गया था। कब? 1833 के चार्टर अधिनियम में। ठीक है, 1834 में क्या हुआ था? मैकाले साहब की अध्यक्षता में प्रथम पहली बार यानी कि भारतीय विधि आयोग का जो है वो गठन किया गया था। ठीक है, तो इसमें इतना ही भी इम्पोर्टेंट है और बाकी इसमें इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। अब आइए आगे देखिए,
मौलिक विधि क्या होती है, सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है, वे कानून वास्तव में कॉमन संवैधिक संवैधानिक और न्यायिक निर्णयों में उल्लेख किए गए सिद्धांतों से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इसके जैसे कुछ उदाहरण जैसे दंड विधि, संपत्ति कानून आदि। और प्रोसीजरल लॉ क्या होते हैं, यह विधि अधिकारों को कानून प्रदान करने, उनके उल्लंघन की स्थिति में उपचारात्मक उपायों का तरीका निर्धारित करती है और अभियोजन संबंधी तंत्र का उल्लेख करती है, जैसे सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता, ठीक है। इसमें किसमें आते हैं, प्रोसीजरल में आते हैं। ओके, थोड़ा आगे आ जाइए। इसके बाद में देखिए कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, उसमें बदलाव किए गए थे। तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और उतने ही अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं जितने राष्ट्रपति समय समय पर निर्धारित करता है, ठीक है। तो अनूप वर्णवाल बनाम भारत संघवाद में क्या हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जब तक कोई कानून नहीं बनाया गया है तब तक भारत का राष्ट्रपति सीईसी और एसी यानी इलेक्शन कमिश्नर, जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त जो है, ऐसा यानी दो या दो से ज्यादा ही होंगे, की नियुक्ति एक समिति के सलाह पर होगी। और इसमें कौन कौन शामिल होगा, प्रधानमंत्री होगा, तो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो होंगे। यदि कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो लोकसभा में संख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जो दल है, उस दल का जो विपक्ष दल है उसका नेता होगा। और इसके अलावा भारत के सीजीआई होंगे। ओके, ठीक है। अब जो यहाँ पर जो नया विधेयक लाया गया है, उस विधेयक की अगर बात की जाए, तो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा एक चयन समिति के आधार पर की जाएगी। इस चयन समिति में कौन कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, प्रधानमंत्री के द्वारा नामित एक कोई कैबिनेट का मिनिस्टर होगा, ठीक है। तो काफी विवादों में रहा था ये। यदि लोकसभा में अगर विपक्ष के नेता को आधिकारिक मान्यता नहीं, तो जो सबसे बड़ा दल होगा विपक्ष में, उसका नेता ही विपक्ष का नेता समझा जाएगा, ठीक है। जो खोजबीन समिति है वो कैबिनेट सचिव के द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाएगी, जिसमें दो अन्य सदस्य भी होंगे जो केंद्र में सचिव स्तर के अधिकारी होंगे, ठीक है। इसके बाद में योग्यता क्या रहेगी, ऐसा व्यक्ति जो भारत में सचिव पद के समकक्ष सेक्रेटरी लेवल पे, ठीक है। तो ऐसा ही जो व्यक्ति होगा वो सीईसी या ईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर होंगे, उनके पद पर आसीन हो सकते हैं वो, ठीक है। ऐसे व्यक्ति के पास चुनाव का प्रबंधन और चुनाव करवाने का अनुभव ज्ञान भी होना चाहिए, ठीक है। पदावधि की अगर बात की जाए तो याद रखोगे, 6+65 इनका कार्यकाल होता है, 6+65 इनका कार्यकाल होता है। और इंपॉर्टेंट है कि ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते, पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, ठीक है। और इसके अलावा कैबिनेट सचिव के समान ही इनके जो वेतन भत्ते और सेवा शर्तें कैबिनेट सचिव के ही समान होंगी। हटाया कैसे जाएगा इनको, 324 आर्टिकल 324 के तहत सीईसी को उसी पद या रीति से हटाया जा सकता है जिस रीति से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, ठीक है। यदि संसद के दोनों सदन एक ही स्तर में सी को हटाने का प्रस्ताव पारित करते हैं तो राष्ट्रपति एक आदेश जारी करेंगे और इन्हें हटा देंगे। यहाँ पे ये जो इनको हटाने का जो तरीका है आप उसको याद रखोगे। तो सीईसी है उसको पद से हटाए जाने का प्रस्ताव निम्नलिखित तरीके से पेश किया जाता है कि प्रत्येक सदन अपनी संख्या, जो उनकी जो सदस्य संख्या जो उसके बहुमत के द्वारा, और उपस्थित और मतदान करने वाले जो लोग होंगे उनके 2/3 सदस्यों के द्वारा, ठीक है। और इसके अलावा किसी इलेक्शन कमिश्नर को केवल सीईसी की सिफारिश के आधार पर ही हटाया जा सकता है, ये भी आप याद रखोगे, ठीक है। सरल शब्दों में क्या है कि संविधान में सीईसी को उसके पद से हटाने के लिए व्यापक प्रावधान है, जबकि इलेक्शन कमिश्नर को केवल सीईसी की सिफारिश के आधार पर ही हटाया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए कि भारतीय निर्वाचन आयोग 324 में है, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत है, ठीक है। ये लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के चुनाव करवाएंगे, ठीक है। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है वो किस में है, 243 के फर्स्ट के अंतर्गत है। और ये जो स्थानीय निकाय के जो चुनाव होंगे पंचायत और नगर पालिका के चुनाव, ये वही करवाएंगे, ठीक है। लोकसभा जो है वो आर्टिकल 84 में है, और सॉरी, वर्तमान में जो चुनाव चुनाव लड़ने की आयु है, तो लोकसभा आर्टिकल 84 और विधानसभा आर्टिकल 173 में जो न्यूनतम जो आयु है वो है 25 वर्ष। और राज्यसभा के लिए जो आर्टिकल 84 में इनकी आयु दी गई है, और विधान परिषद के लिए भी 173 में दी गई है। तो इनके लिए चुनाव लड़ने की आयु कितनी है, 30 वर्ष है, ठीक है। राष्ट्रपति बनने की आयु कितनी है, 35 वर्ष है। अगर आपको सरपंच बनना है तो उसके लिए आयु कितनी है, 21 वर्ष है। और अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो उसके लिए आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाइए आगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो हाल ही में संसद के द्वारा ये अगस्त
2023 में जब मैगजीन आई थी, तो ये जुलाई, जून जुलाई के आसपास की बात है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, जीएनसीडी सीटीडी जो संशोधन विधेयक 2023 है, वो क्या है, अब एक अधिनियम बन गया है, ठीक है, वो एक एक्ट बन गया है, ठीक है। और इसने किसको, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन नियम 2023 को इसने क्या किया, प्रतिस्थापित किया है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एलजी जो है उनकी भूमिका थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। एलजी जो है स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की शक्तियां जो एलजी के पास ज्यादा हो गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने पहले निर्णय दिया था कि लोक व्यवस्था, भूमि और पुलिस को छोड़कर दिल्ली सरकार के पास राजधानी की अधिकांश सेवाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण है, ठीक है। और दिल्ली में जो लोक व्यवस्था है, भूमि और पुलिस के मामले में केंद्र सरकार को इसमें विशेषाधिकार प्राप्त है, ठीक है। ये आप याद रखोगे इसमें। एक इसमें ये कमेटी जो है वो ध्यान में रखोगे कि ये वाली जो एस बालाकृष्ण कमेटी है, हेलो एस बालाकृष्ण कमेटी की सिफारिश के आधार पर ही 19वां जो, सॉरी 69वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1991 में, उसमें दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था और उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में इसे नामित किया गया था, ठीक है। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखोगे। और इसके अलावा इस संशोधन के द्वारा क्या है कि आर्टिकल 239 डबल ए में जोड़ा गया और दिल्ली को जो है वो और विधानसभा और मंत्रिपरिषद से युक्त एक केंद्र शासित प्रदेश जो है बनाया गया था, ठीक है। और प्रशासक के रूप में एलजी की भूमिका मुख्य की गई। ओके। जो संसद जो है दिल्ली से संबंधित जो राज्य और समवर्ती सूची के सभी विषयों पर कानून बना सकती है। तो ये यहाँ पे सभी जो है वो यहाँ पे वर्ड जो है इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। और अगर अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बात की जाए तो यह एक विधायी प्रस्ताव है जो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ चुकी है, ठीक है। यूपीएससी इस पे क्वेश्चन क्या कर चुकी है, पूछ चुकी है। तो ईमानदारी से आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो एक विधायी प्रस्ताव है जो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है और विपक्ष सरकार के बहुमत और शासन करने की क्षमता को चुनौती दे सकता है, ठीक है। भारत का जो आर्टिकल जो 75 क्लोज 3 जो है वो क्या करता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, इस बात की व्यवस्था करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बिकॉज यूपीएससी हैज आस्क्ड। ओके, ठीक है, तो ये आप याद रखोगे। ये सब क्या है भाई, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव की सामान्य प्रक्रिया का यहाँ पे वर्णन है तो उसको थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। जब सदन में विपक्षी दलों को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, सरकार अपना विश्वास खो चुकी है, तब क्या होता है कि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष से लेकर के आता है। लोकसभा का अध्यक्ष परीक्षण करता है कि यह अविश्वास प्रस्ताव सही है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, नोटिस प्रस्तुत करने वाले सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए सदन में अनुमति मांगता है, ठीक है। इसके बाद में अध्यक्ष उन सदस्यों को बुलाता है जो अविश्वास प्रस्ताव लाने के पक्ष में है, ठीक है। उन सदस्यों को बुलाएगा अध्यक्ष जो अविश्वास प्रस्ताव लाने के पक्ष में है। अब कम से कम अगर 50 सदस्य इस पर प्रस्ताव पर सहमति देते हैं तो अध्यक्ष इसे सदन में पेश करने की अनुमति देता है, ठीक है। और इसके बाद में क्या होगा कि अध्यक्ष की अनुमति मिलने की तारीख के 10 दिन के अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है, ठीक है। भारत के इतिहास का पहला अविश्वास प्रस्ताव जो 30वीं लोकसभा में आया था, ठीक है। जब लोकसभा में इस पर चर्चा हुई थी तब से लेकर के अब तक कुल 26 अविश्वास प्रस्ताव हो चुके हैं जिसमें 25 अविश्वास प्रस्ताव को अभी तक अस्वीकार किया गया है। जबकि 1979 में क्या हुआ था, केवल एक बार अविश्वास प्रस्ताव के कारण सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे कब, अब तक कितने बार आ चुके हैं, 26 बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुके हैं। 25 बार में क्या किया, डिनाई ही किया गया एक बार, और एक बार भी कब, 1979 में जो है वो केवल एक बार अविश्वास प्रस्ताव के कारण सरकार को रिजाइन देना पड़ा था। अब आइए आगे, छोटे छोटे स्क्रीनशॉट ही हैं इसमें, तो ज्यादा बड़ी नहीं है पीडीएफ। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद जो है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया जो उसकी उत्पत्ति हुई थी, गठन जो कब हुआ था, 1985 में। और यह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक गैर लाभकारी कंपनी है। इंपॉर्टेंट। एएससीआई के बारे में अगर बात की जाए तो ये एक स्वैच्छिक स्वयं नियामक संगठन है, स्वैच्छिक स्वयं नियामक संगठन है। इसमें भारत की मार्केटिंग, क्रिएटिव मीडिया संबंध और कंपनियों के सदस्य शामिल है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब भाई यहाँ पे भारत के जो रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त है उनकी बात हो रही है तो 1961 में इसकी उत्पत्ति हुई थी। होम मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। जनगणना का संचालन करना, जन्म मृत्यु पंजीकरण और कार्यान्वयन की जो है निगरानी की जाती है इनके द्वारा। रजिस्ट्रार जनरल जो है भारत के जनगणना आयुक्त को जो जनगणना सॉरी जन्म और मृत्यु पंजीकरण यानी आरबीआईडी अधिनियम 1969 के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल के रूप में नामित किया गया है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए भारत और ग्रीस की बात हो रही है, यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन आईआर आ गया है।
तो पहली बार 40 सालों में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने ग्रीस की यात्रा की है, ठीक है। और इस दौरान क्या है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को ग्रीस का जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर, ठीक है, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑनर ऑफ ऑनर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है, आप इसे याद रखोगे, ठीक है। अब आइए आगे। पेरियस को मुंबई से जोड़ने का मतलब बात अभी समझौता हुआ है, तो यहाँ पे ये यहाँ पे पेरियस है और ये मुंबई है, तो इसको जल मार्ग और फिर बाद में स्थल मार्ग और इसके बाद में फिर जल मार्ग से जोड़ने की बात हुई है, ठीक है। इसके अलावा ये कहाँ पे है, पेरिस ग्रीस में है। इसके अलावा भारत में सॉरी इसके अलावा जो भारत और ग्रीस जो इनके मध्य जो भूमध्य सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया है। साथ ही इस वर्ष बहुराष्ट्रीय वायुसेना जो अभ्यास है एनियोकोस जो है, एनियोकोस 2023 में भी दोनों देशों ने भाग लिया, ठीक है। इसके अलावा भारत और ग्रीस के संबंधों के अन्य पहलुओं की बात की जाए तो चाणक्य का जो अर्थशास्त्र जो किताब है उसमें जो चंद्रगुप्त है, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में मेगस्थनीज नामक जो दरबारी आए थे वो कौन थे, वो ग्रीक राजदूत ही थे, ठीक है। मौर्य साम्राज्य और ग्रीक के मध्य व्यापारिक संबंधों का प्रमाण उत्खनन से प्राप्त सिक्कों और साहित्यिक स्रोतों से मिलता है और ऐसा माना जाता है कि गांधार कला भी भारतीय और यूनानी ग्रीस से जो ग्रीक जो तत्व है उनका मिश्रण है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अब आइए आगे। ब्रिक्स की अगर बात की जाए, अभी ब्रिक्स हाल ही में क्या हुआ कि एक और देश ऐड हो गया, तो उसको देख रहे हैं अपने को क्या सीन है। देखो ब्रिक्स की जो की अवधारणा 2000 के दशक में शुरुआत में गोल्डमैन सैक्स पेपर में रखी गई थी। इसमें ऐसे देशों को शामिल किया गया जिनकी अर्थव्यवस्था 7 सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में तेजी से बढ़ने की उम्मीद थी। तो G7 जो देशों का जो ग्रुप है उसमें शामिल नहीं थे, ठीक है। ब्रिक देशों ने 2006 में अपनी वार्ताएं शुरू की और 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के साथ यह ब्रिक्स बन गया, ठीक है। कुल वैश्विक आबादी में ब्रिक्स की अगर बात की जाए तो वैश्विक आबादी में इनका जो सहयोग है वो 41% का रहता है, जीडीपी में 24% है और वैश्विक व्यापार में इनकी हिस्सेदारी 16% है। अभी सदस्य की अगर बात की जाए तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका, ये जो ब्रिक्स है इनके नाम पर इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। अब इसके बाद में आगे देखिए ब्रिक्स द्वारा जो महत्वपूर्ण पहले जो शुरू की गई तो ब्रिक्स ने क्या 2014 में न्यू डेवलपमेंट को संस्थागत रूप दिया था, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी सब तो नॉर्मल चीजें हैं। व्यापार वगैरह 162 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था, ठीक है। ब्रिक्स इस सम्मेलन के परिणाम तो ब्रिक्स का भी विस्तार किया है, तो इसमें कौन कौन से देशों को शामिल किया है, अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ठीक है, अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, तो ये 3 मुस्लिम कंट्री हो गए यहाँ पे, ईरान, सऊदी अरब और यूएई, ठीक है। और इसके अलावा अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया को संगठन का पूर्ण सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है। ये देश 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स के आधिकारिक रूप से पूर्ण सदस्य बन जाएंगे, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो अभी पहले कितने देश थे, 5, और अभी कितने देश और ऐड हो गए, अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और अमीरात, तो 6 देश हो गए, टोटल कितने देश हो गए, 11। मालाबार की अगर बात की जाए तो मालाबार जो है इज नॉट जस्ट एन एक्सरसाइज, ठीक है। तो सबसे पहले यूपीएससी क्वेश्चन ऑलरेडी, तो आप इसमें देखो कि भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश जो मिलकर के क्या करते हैं कि हर साल अपने अपने देशों के जो समुद्री क्षेत्र है वहां पर क्या करते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। तो भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार सिडनी पर जो है प्रशांत महासागर का जो एरिया है वहां पर मालाबार नौसैनिक अभ्यास जो है वो आयोजित किया। इससे पहले हिंद महासागर में से आयोजित किया गया था, ठीक है। इसके बाद में देखिए जो क्वाड के संयोजन में आयोजित इस सैन्य अभ्यास का इतिहास क्या है। इस सैन्य अभ्यास के इतिहास की अगर बात की जाए तो 1992 में मालाबार नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत 1992 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में की गई थी, ठीक है। 2007 में क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया, जापान और सिंगापुर बीच में शामिल हो गए थे, ठीक है। इसी वर्ष क्या है कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत क्वाड 1.0 के रूप में एकजुट हुए हैं, ठीक है। 2015 में मालाबार अभ्यास में जो है जापान 27 सदस्य इसका बना था और 2018 में क्या हुआ था कि चीन के विरोध ऑस्ट्रेलिया और जापान जो है इससे बाहर हो गए थे, बट 2015 में वापस आ गया था जापान और 2020 में फिर क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया इसमें वापस ऐड हो गया था, ठीक है। क्वाड इंपॉर्टेंट भी है चाइना को टक्कर देने के लिए, क्योंकि चाइना की वजह से ऑस्ट्रेलिया, जापान अलग हुए थे, बाद में दोनों वापस आ गए थे, ठीक है। इसके बाद में देखिए जो मालाबार सैन्य अभ्यास इस मुद्दे का समाधान करने के लिए इसकी व्यवस्था की गई थी अन्य पहलों में से जैसे कि
इसके अलावा अन्य जो पहले कौन कौन सी है, इस मुद्दे का मतलब है कि चाइना, जो वाला जो सीन था ना, जो चाइना फैक्टर जो है, चाइना फैक्टर, उसको, इसके अलावा देखिए उसको रोकने के लिए, तो इसके अलावा क्या है कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA और हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, ठीक है, ये भी दो अन्य पहले हैं जो टक्कर देती है चाइना को। G20 जेनेरिक फ्रेमवर्क फॉर मैपिंग, GVC, यह गैर बाध्यकारी स्वैच्छिक है, मैंडेटरी नहीं है ना ही बाध्यकारी है, ठीक है, यहाँ पे याद रखोगे। G20 जेनेरिक फ्रेमवर्क फॉर मैपिंग, G20 देशों के डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक से संबंधित जो आउटकम आउटकम जो दस्तावेज है, अगर उसकी बात की जाए तो इसमें इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। और बट आप इसमें जैसे याद रखोगे कि जो DPI है, जो डिजिटल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस पे ऑलरेडी की चेन ऐसा कुछ है कि 2020 में भी क्वेश्चन आ चुका है, मैंने उस पे वीडियो डाल भी दिया है। 2020 वाला जो पेपर, उसमें क्वेश्चन आ चुका है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर। तो भारत में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले जो DPI है, को सामूहिक रूप से इंडिया स्टेक के रूप में जाना जाता है, इंडिया स्टेक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए, इतना जो इतने कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। पनामा कनाल की अगर बात की जाए तो देखिए, सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत स्थित है, ठीक है, ये आपका साउथ अमेरिका होगा। तो पनामा नहर कैनाल जो है वो यहाँ से होती हुई, ये इसका रूट है पूरा, ठीक है, ठीक है। तो इक्वेटर ये हो गया यहाँ पे, ये इक्वेटर है। तो ठीक है, तो इसका रूट देखोगे आप, ये वाला जो रूट है इसका, ये वाला रूट, और ये यहाँ से भी जाती है, ओके। ये पनामा कैनाल है यहाँ पे, ये रही पनामा। तो सूखे से प्रभावित पनामा नहर में नौ परिवहन बाधित हुआ है। पनामा नहर जो कि मानव के द्वारा निर्मित जलमार्ग है, जो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ता है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, किन किन महासागरों को आपस में जोड़ता है, इंपॉर्टेंट है। इन जलयानों को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित केप हॉर्न का चक्कर लगाने वाली सबसे लंबी और जोखिम भरी यात्रा से बचाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। इसका मतलब क्या हो गया कि इस वाले रूट से इसको रोकता है और यहाँ से सीधा इस एरिया को आपस में जोड़ता है, ठीक है। यह पनामा जो है वो उत्तर दक्षिण अमेरिका को आपस में जोड़ने वाला एक isthmus है, स्थल डमरू मध्य है, ठीक है। जो isthmus जो होता है वो भूमि की संकीर्ण पट्टी होती है, यह पट्टी दो बड़े बड़े भागों को आपस में जोड़ती है, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे स्वेज नहर का निर्माण स्वेज isthmus पर किया गया है, ठीक है। ये पे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। दो पट्टी जो होगी दो बड़े बड़े भूभागों को आपस में जोड़ती है, ठीक है। दो ये वाला भाग, ये वाला भाग, इसको जो पट्टी आपस में जोड़ती है, ये जो पट्टी कहलाती है isthmus, ठीक है। दो बड़े जल निकायों को आपस में जोड़ने वाले जो संकीर्ण जल मार्ग को स्ट्रेट यानी जल डमरू मध्य कहते हैं। जैसे मध्य सागर हो गया, अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाला कौन, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्वेश्चन ये आ जाए, मान लो कि जिब्राल्टर जल डमरू मध्य वो किस 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 सागर या महासागर को आपस में जोड़ता है, तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ता है। सुलीना चैनल प्रीलिम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो सुलीना चैनल जो डैन्यूब नदी की सहायक नदी है, यूक्रेन के प्रमुख बंदरगाहों को काला सागर से जोड़ती है, ठीक है। तो किसकी सहायक नदी है, डैन्यूब नदी की सहायक नदी है, और किसको जोड़ती है, यूक्रेन के प्रमुख बंदरगाहों को काला सागर से जोड़ती है। चीलिया, सुलीना और सेंट जॉर्ज जो है वो डैन्यूब डेल्टा में प्रमुख चैनल है, ठीक है। इन तीनों में से केवल सुलीना चैनल ही माल परिवहन के लिए पर्याप्त गहरा और चौड़ा, इंपॉर्टेंट, रोमेनिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये पूरी तरह से रोमेनिया के अंतर्गत आता है। तो क्या क्या हो गया, सुलीना चैनल जो कि रोमेनिया के अंतर्गत आता है, डेन्यूब नदी की एक सहायक नदी है जो कि यूक्रेन के नए बंदरगाहों को काला सागर से जोड़ती है। जो मूडीज है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, उसने भारत की BAA3 रेटिंग की पुष्टि की है। इसका मतलब है कि भारत की व्यवस्था स्थिर रहेगी। इसके अलावा मतलब जो प्रमुख तीन जो स्टैंडर्ड रेटिंग एजेंसियां है, उसमें स्टैंडर्ड एंड पुअर्स यानी S&P है, एक मूडीज है और एक फिच है, ठीक है। और इसके अलावा मूडीज तो ठीक है, मूडीज तो है ही, ठीक। किसी सरकार की ऋण चुकाने की क्षमता का आकलन करने के जो की मापदंड होते हैं, उसमें कौन कौन से, जैसे राजनीतिक जोखिम, कर व्यवस्था, राष्ट्रीय मुद्रा की वैल्यू क्या है, श्रम कानून कैसे हैं, संप्रभु जोखिम, ठीक है, या किसी देश का जो केंद्रीय बैंक अपने विदेशी मुद्रा विनिमय को बदल सकता है, ठीक है। पावरफुल कितना है बैंक किसी भी राष्ट्र का, वो स्टेटमेंट है यहाँ पे। तो जो सेबी है, सेबी के अंतर्गत क्या है कि जो जितने भी क्रेडिट रेटिंग जो फर्म है उनको रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। तो भारत में 7 क्रेडिट रेटिंग्स है। सबसे पहले क्रिसिल, क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विस
इंडिया लिमिटेड, ठीक है। इसके बाद में देखिए केयर, फिर आईसीआर, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक्वाइट, बिगवर्क, इसके अलावा इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड और इन्फो मेरिक्स वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये सारे इसमें अलग अलग क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं। ये क्या करती है, ये करती है कि समय समय पर जानकारी देकर या जानकारी उपलब्ध करने से उपयुक्त राय देकर बाजार भागीदारों को सशक्त करती है, वित्तीय बाजार में विकास और उसको अधिक कुशल बनाने की में मदद करती है, व्यक्ति और कंपनी की ऋण चुकाने की क्षमता का मूल्यांकन आकलन करती है। ओके, ठीक है। आ जाइए आगे। सीआरआर और आईसीआरआर, ठीक है। सीआरआर तो क्या होता है कि कोई भी बैंकों को अपनी जो कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत है वो आरबीआई के पास नगद तौर पर रखना पड़ता है, जिसे कैश रिजर्व रेशियो यानी कि सीआरआर कहते हैं, ठीक है। बैंकों के लिए अपने जो एनडीटीएल यानी कि नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी का एक निश्चित जो प्रतिशत है आरबीआई के पास सीआरआर के रूप में बनाए रखना आवश्यक होता है। तो जो नेट डिमांड लायबिलिटी है वो क्या होती है वो देख लो। यदि कोई भी बैंक की डिमांड और टाइम लायबिलिटी या ओडीटीएल तथा सार्वजनिक क्षेत्र के किसी और बैंक में उसके द्वारा रखी गई संपत्तियों के रूप में जमा जो राशि के बीच का अंतर जो होता है वो क्या होता है, एनडीटीएल। तो एनडीटीएल क्या होता है, जो डिमांड लायबिलिटीज है और जो टाइम लायबिलिटीज है, और इसके साथ साथ जो ओडीटीएल है यानी कि बैंक की डिमांड और टाइम लायबिलिटीज है, उसमें से अगर दूसरे बैंकों की जमा को घटा देंगे तो हमारे पास क्या होगा, नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज आएगी, ठीक है। इस तरह से जो नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी है उसका एक निश्चित प्रतिशत जो है सीआरआर के रूप में आरबीआई के पास रखना अनिवार्य होता है, ठीक है। और आरबीआई 1934 का नियम इस बात की व्याख्या करता है, ठीक है। ये बेसिक है अभी इकोनॉमी लाइक सीआरआर आईसीआरआर, ठीक है। यूपीएससी इस पे हर साल क्वेश्चन पूछती है, तो थोड़ा थोड़ा आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे इतना सब अभी इसको छोड़ सकते हो, इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बैंक ऋण की अगर बात की जाए, किसी बैंक या अन्य वित्तीय संस्था के दिवालिया हो जाने के डर से जब बड़ी संस्था में उसके ग्राहक अपने जमा राशि निकालने लगता है तो उसे बैंक ऋण कहते हैं, बैंक ऋण। तरलता प्रबंधन के उपाय, एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। इसके तहत क्या आरबीआई बैंकों को क्या है कि कोई सरकारी प्रतिभूति यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दिए बिना उसकी जो लिक्विडिटी है उसको घोषित कर लेता है, ठीक है। रेपो रिवर्स रेपो में बदलाव, ठीक है। लिक्विडिटी को कैसे मैनेज करना है, उसमें क्या होता है कि जैसे एसडीएफ है, रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट है, ठीक है। तो उसमें चेंजेस करती रहती है। जो ओपन मार्केट परिचालन है, तो आरबीआई क्या करेगी, अपनी जो सिक्योरिटीज है उसको ओपन मार्केट में बेच देती है, बिक्री या खरीद को ओपन कर देती है, ठीक है। इसके अलावा जो वेज एंड मीन्स एडवांसेस जो है ये केंद्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा अस्थायी तौर पर लेने की सुविधा है, ठीक है। इसके द्वारा क्या है कि लिक्विडिटी, इन सबके द्वारा लिक्विडिटी निर्धारित होती है। इसके बाद में आइए आगे, भारत में स्टार्टअप्स की बात की जाए तो इसके लिए जो मिनिस्ट्री है वो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत जो डीपीआईआईटी जो है, इसका नाम चेंज कर दिया गया अभी, इसका नया नाम यही है डीपीआईआईटी, पहले इसका नाम कुछ होता है। तो उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग जो है दोबारा क्या होता है कि स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत निर्धारित किए गए मानदंडों को पूरा करने के लिए किसी कंपनी या इकाई को स्टार्टअप कहा जाता है, ठीक है। इसके लिए सिस्टम क्या है कि इसके अस्तित्व या संचालन की अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा सीमित देयता साझेदारी के रूप में वो फर्म होनी चाहिए। वार्षिक टर्नओवर जो कितना 100 से इसका ज्यादा नहीं होना चाहिए वार्षिक टर्नओवर, ठीक है। गूगल कंपनी की बात की जाए तो उसकी स्थापना से पहले मौजूदा व्यवसाय को विभाजित करके उसका पुनर्निर्माण करके उसकी स्थापना न की गई, ये इसमें सीन होना चाहिए, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया की अगर बात की जाए तो 2016 में से शुरू किया गया था और मिनिस्ट्री कौन सी थी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा इसे प्रशासित किया गया था। इसके तहत क्या है कि सिडबी के साथ साथ स्टार्टअप इंडिया इन्वेस्टर कनेक्ट पोर्टल जो है वो बनाया गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। डेटा बैंक की अगर बात की जाए तो भारत का जो तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, अगर दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात की जाए तो भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा यहाँ पे स्टार्टअप इकोसिस्टम की है, ठीक है, इंडिया। 2016 में जहाँ 428 स्टार्टअप थे वहीं 2023 में कितने हुए, 98,000, कितने, 98,000। और भारत में 2023 तक 108 यूनिकॉर्न मतलब ऐसी कंपनियां जिनका वैल्यूएशन है $1 बिलियन से भी अधिक है, $1 बिलियन, ठीक है। इसके बाद में आइए, सीएसआर क्या होता है कि जो कंपनियां होती है उनको वो लाइक जनता के प्रति और पर्यावरण के प्रति उनकी कुछ जिम्मेदारी होती है। तो वो क्या करती है कि लाइक जिन कंपनियों का 500 करोड़ या उससे अधिक निवल लाभ होता है, 500 करोड़ या उससे ज्यादा की उनकी नेटवर्थ होती है, या 1,000 करोड़ या उससे अधिक का उनका टर्नओवर होता है, उन्हें क्या होता है अपने लाभ का 2% जो है वो सीएसआर के रूप में सीएसआर संबंधी गतिविधियों पर इनको देना पड़ता है, ठीक है। तो सीएसआर का जो फ्रेमवर्क है ना
वो कंपनी अधिनियम 2013 की जो धारा 135 कंपनी CSR नीति नियमावली 2014 के अंदर दिया गया है, ठीक है। तो भाई आगे SHG के बारे में अगर बात की जाए तो अनौपचारिक वित्तीय मध्यवर्ती समिति होती है ये, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट इसमें कुछ है नहीं। अब इसमें उदाहरण है SHG के, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं उसमें, तो केरल में कुंदुमसिरी है, बिहार में जीविका, महाराष्ट्र में महिला आर्थिक समिति विकास मंडल, आर्थिक विकास महामंडल, और लद्दाख में लोम्स। लद्दाख में कौन सा है? लोम्स। केरला में कुंदुमसिरी। तो के से याद रखो, लद्दाख में लोम्स याद रखो, बिहार में जीविका और महाराष्ट्र में महिला। SDG 6 जो है वो है लैंगिक समानता की बात करता है, जेंडर गैप की को कम कर, इक्वलिटी जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहा है, जेंडर गैप को कम करके। और SDG 16 जो है वो शांति, न्याय और मजबूत संस्था की बात करता है, शांति, न्याय और मजबूत संस्था की बात करता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात की जाए तो जैसे इसके लिए जैसे पहल हो गई, जैसे मनरेगा, NSAP हो गया। जैसे मनरेगा का मतलब ये होगा कि जैसे डायरेक्ट अंतरण का मतलब होता है कि आपको सीधा आपके खाते में आपका जो पैसा है वो ट्रांसफर हो गया, ठीक है, PDS के थ्रू, ठीक है। नोडल एजेंसी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे DBT मिश्रों से संबंधित मामलों को मंत्रिमंडल सचिवालय में सचिव समन्वय एवं लोक शिकायत के अधीन रखा गया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लोगों को धन का भुगतान लोक वित्त प्रणाली, लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। आधार की अनिवार्यता है, ठीक है। तो क्या इस पे है? नहीं, इस पे आधार की, DBT में आधार की अनिवार्यता नहीं है। घटक कौन कौन से हैं DBT को सक्षम बनाने में? तो जे प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना थी ये, जनधन, आधार और मोबाइल ट्रिनिटी। इसके अलावा बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस, BC इंफ्रास्ट्रक्चर, और भुगतान बैंक है, पेमेंट बैंक, और मोबाइल मनी, ठीक है, ये सब की बात है। MOSPI जो है वो मतलब जिसने हाल ही में किसका आधिकारिक सांख्यिकी राष्ट्रीय नीति यानी NPOS का जो क्या है, क्या मसौदा रखा है। NSB की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, राष्ट्रीय बैंक आवास बैंक अधिनियम 1987 के अंतर्गत, ठीक है। काम क्या होता है इसका? सभी वर्गों की आवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाजार की क्षमता का दोहन करना और उसमें वृद्धि करना, ठीक है। इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। और ये सूचकांक जारी करता है रेजिडेक्स। रेजिडेक्स कौन जारी करता है? NHB। 2019 में सरकार द्वारा NHB से RBI की साझेदारी खरीदने के लिए है एक सरकारी स्वामित्व वाली इकाई बन गई है, ठीक है। भारत नेट की अगर बात की जाए तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, ये संचार मंत्रालय के अंतर्गत आती है। गाँव को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना इसका उद्देश्य है। कार्यान्वयन एजेंसी की अगर बात की जाए तो BSNL के साथ किसका विलय कर दिया गया है? भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क जो है इसका विलय कर दिया, इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है। और वित्त पोषण की अगर बात की जाए तो इसे यूनिवर्सल सर्विस ओब्लिगेशन फंड जो है इसके द्वारा इसे वित्त पोषित होता है। इसके बाद में आगे आइए, भारत में महापतन की कारण है, फंक्शनिंग ऑफ मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो इसमें देखो मेजर पोर्ट है उसकी बात कर लेते हैं अपन। कांडला जो है वो गुजरात के अंदर स्थित है, दादर नगर हवेली यहाँ पे भी पोर्ट है, ठीक है। जो मुंबई में दो पोर्ट है, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है और एक मुंबई पोर्ट है, तो दोनों का मुंबई के अंतर्गत है। मोरमुगुआ जो सॉरी मुर्मुगुआ जो है वो गोवा के अंदर स्थित है। मंगलुरु है वो आपका कहाँ पर स्थित? कर्नाटक के अंदर। कोची है वो केरला के अंदर स्थित एक क्या है, मेजर पोर्ट है इंडिया का। तुतिकोण है वो तमिलनाडु के अंदर स्थित है। और वीओ चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट जो है वो भी कहाँ पे है? ये मतलब तमिलनाडु में, ठीक है। एन्नोर कहाँ पे है? जिसे कमरजार पोर्ट भी कहते हैं, चेन्नई में स्थित है और तमिलनाडु के अंदर स्थित है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है। पारादीप जो है, पारादीप आपका उड़ीसा के अंतर्गत स्थित है। और कोलकाता जो है वो लाइक वेस्ट बंगाल में स्थित है। ये मेजर पोर्ट हो गए, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये अब, ठीक है, देश के अंदर कितने हैं? अभी 12 महापतन मेजर पोर्ट है, 213 जो है अन्य पोर्ट्स है, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो पोर्ट्स होते हैं वो संवर्धित सूची के विषय होते हैं, ठीक है। जो माइनर पोर्ट जो होते हैं, सॉरी, जो मेजर पोर्ट होंगे वो होंगे केंद्र सरकार के प्रत्येक प्रशासनिक नियंत्रण में 7वीं अनुसूची में संसूची के विषय है, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो मेजर जो है पोर्ट वो है किसमें? संघ सूची के विषय है। और जो माइनर पोर्ट जो है वो किसमें है? संवर्धित सूची में है। कौन सी सूची के विषय है? संवर्ती सूची के विषय। भारत का जो सबसे पुराना जो पोर्ट है वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, जिसे वर्तमान में कहा जाता है, ठीक है। ये कलकत्ता पतन जो सबसे पुराना पोर्ट है इंडिया का, एकमात्र नदी पोर्ट है, इसे कहा जाता है। जो मुंबई पोर्ट जो है वो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक और बंदरगाह है, ठीक है, सबसे बड़ा प्राकृतिक पोर्ट है, ठीक है। और तमिलनाडु में जो कामराजार पतन है या एनोर पतन जो है वो एक कंपनी के रूप में पंजीकृत एकमात्र निगमित जो है पोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 फैक्ट है वो मतलब याद रखोगे कि कोलकाता वाला पोर्ट जो सबसे पुराना है, मुंबई वाला सबसे बड़ा प्राकृतिक पोर्ट है, और कामराजार पतन या एनोर पतन पोर्ट जो है वो कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड एकमात्र निगमित पतन है, ठीक। अगर अब तटीय संपदा की बात की जाए तो भारत का जो कोस्टल जो प्रॉपर जो अगर
सीमा जो है, सीमा की उसकी लंबाई कितनी है, 7517 किलोमीटर है। और लंबी तटरेखा 9 राज्यों से होकर के गुजरती है और 4 केंद्र शासित प्रदेश इसमें आते हैं। अब आपका होमवर्क है कि 9 राज्य कौन से और 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन से, इसमें आपको बताने हैं मुझे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। 1382 द्वीपों की विशाल सीमा को कवर करता है भारत की, जो कोस्टल यहाँ पे ऐसे गुजरात से होते हुए और आगे कोलकाता तक तो की सीमा को शामिल करता है। भारत का ईईजेड जो है वो 20 लाख किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक। डेटा बैंक की अगर बात की जाए तो भारत वेलनेस टूरिज्म में 56 मिलियन यात्राओं के साथ 7वें स्थान के ऊपर है। ठीक। आयुष आधारित हेल्थ केयर वेलनेस अर्थव्यवस्था में 2025 तक $70 बिलियन तक बढ़ने का अनुमान है। डेटा बैंक की अगर बात की जाए तो यूपीएससी एक सवाल पूछ चुकी है, इसको अच्छे से देख लेना। यूपीएससी ने पूछा, आरपीएससी ने पूछा और यूपीपीसीसी में भी आया था। तो फार्मास्यूटिकल उद्योग के मात्रा के आधार पर विश्व में तीसरे स्थान पर है भारत। वैश्विक वैक्सीन का भारत है वो 60% तक उत्पादन करता है। डिphtheria, टेटनस और पर्टुसिस तथा बेसिलस कैलामिनेट गुरुन यानी डीपीटी और बीसीजी टीकों के मामले में डब्ल्यूएचओ की 70% जरूरत है वो उसकी पूर्ति कौन करता है, भारत करता है। ठीक है, खसरे के टीके के मामले डब्ल्यूएचओ की जरूरत के मामले 90% टीके पूर्ति भारत से होती है। और मात्रा के आधार पर जेनरिक दवाओं की जो वैश्विक आपूर्ति भारत की कितनी हिस्सेदारी है, 20% की हिस्सेदारी है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से आपको याद करवा देता हूँ, क्या याद करवा दे रहा हूँ कि फार्मास्यूटिकल में तीसरे नंबर पे मात्रा के आधार पर वैश्विक वैक्सीन का 60% भारत उत्पादन करता है। डीबीटी बीसीजी का जो टीके है उसमें डब्ल्यूएचओ की जितनी डिमांड है उसका 70% भारत उसकी आपूर्ति करता है। खसरे के टीके के मामले में जो डब्ल्यूएचओ की जरूरत के हिसाब से 90% की टीकों की आपूर्ति जो कौन करता है, भारत करता है। और जेनरिक दवाओं की जो वैश्विक हिस्सेदारी में भारत का जो है 20% है। ठीक है, आगे देखिए गोल्डीलॉक्स परिदृश्य क्या है कि किसी अर्थव्यवस्था में गोल्डीलॉक्स परिदृश्य एक ऐसी आदर्श स्थिति है, एक आइडियल सिचुएशन है जब इसमें संवृद्धि दर स्थिर रहती है, स्टडी ग्रोथ होती है। स्टडी इसमें क्या होता है, आर्थिक वृद्धि दर ना तो ज्यादा तेज होती है ना ज्यादा बहुत स्लो होती है। ठीक है, स्लो डाउन आर्थिक जो कि मतलब कमी का कारण बने। ठीक, अर्थव्यवस्था में स्लो डाउन का रीजन बने। इसमें क्या होता है कि बेरोजगारी बहुत कम हो जाती है, संवृद्धि दर भी। ठीक है, सॉरी। तो प्रमुख विशेषता क्या है कि बेरोजगारी की निम्न दर रहेगी और जीडीपी है उसमें संवर्धित दर जो वो कम हो जाएगी। और अपेक्षाकृत कम खुदरा मुद्रास्फीति और ब्याज की दरें भी कम रहेगी इसमें। ठीक है, गोल्डीलैक्स ऋण जो हम तो अस्थायी प्रकृति का होता है, ठीक है, स्थायी नहीं होता है। अर्थव्यवस्था में प्रतिकूल आघातों के बाद रिकवरी संवर्धि की अवधि के दौरान इसे देखा जाता है। ठीक। अब ये वाला इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, यूडीजीए हम, ठीक है, तो इसे आरबीआई ने शुरू किया है। यूडीजीए आरबीआई का एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल है। उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया, इसको क्यों लॉन्च किया गया, तो एक बैंक यह क्या है कि यह बैंक ग्राहकों को एक ही स्थान पर अलग अलग बैंकों में अपनी दावा नहीं की गई अनक्लेम्ड जो जमा राशि का पता लगाने में सक्षम बनाएगा। ठीक है, दावा नहीं की गई जमा राशि क्या है कि ऐसे बचत खाते जिनमें शेष राशि जो 10 वर्षों से संचालन में नहीं है या परिपक्वता की जैसे मेच्योर हो गई तो की तारीख से 10 सालों के अंदर कोई दावा नहीं किया गया है, तो सावधि जमा जो राशि है वो कहलाती है दावा नहीं की गई जमा राशि। ठीक है, यह पोर्टल अपने ग्राहकों को कुशलता पूर्वक वैश्विक सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल प्रगति का उपयोग करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगा, जो कि बढ़िया चीज भी है। इसके अलावा देखिए कि जो इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार जो है अगर उसकी बात की जाए तो 3 स्मार्ट सिटी में कौन कौन है, इंदौर सूरत आगरा जो है एक 1 2 और 3 इस तरह से 3 स्मार्ट सिटी है एक रैंकिंग में। और शीर्ष 3 राज्यों की बात की जाए तो एमपी है, फिर देन तमिलनाडु है, देन राजस्थान है। केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ ने टॉप किया है। इसके लिए मिनिस्ट्री कौन है, तो आवासन और शहरी जो हाउसिंग बोर्ड जो हमारा हाउसिंग और जो से अर्बन जो मिनिस्ट्री है वो इसमें स्मार्ट सिटी मिशन के लिए मंत्रालय है। ठीक है, हाई प्राइस डे अहेड मार्केट एंड सरप्लस पावर पोर्टल, ठीक है, तो ये केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने पीयूएसएचपी जो है एक पोस्ट जो पोर्टल लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या, सीजन पीक डिमांड के दौरान बिजली की अधिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इसका क्या किया गया है, पोर्टल को लॉन्च किया गया है। जो जितने भी डिस्कॉम होंगे वो अब टाइम दिन महीने के आधार पर क्या करें, पोर्टल पर अपना एडीसीएस विद्युत के आंकड़े जो दर्शा सकेंगे। ठीक है, और इसकी में इतना कोई पढ़ना, नमो 108 जो है वो एक कमल का एक वो क्या है एक नई किस्म है। और सीएसआईआर और जो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ जो है उसने इसको इसका अनावरण किया है। ठीक है, और कमल की
इस किस्म की खोज कई साल पहले मणिपुर में की गई थी और इसे लेबोरेटरी में बनाया, ठीक है, नमो 108 को। और ये है भारत, यह भारत में कमल की एकमात्र ऐसी किस्म है जिसका जीनोम सीक्वेंसिंग किया गया है, ठीक है। नमो 108 कमल, ठीक है। भगवान आर अगर की इसकी बात की जाए तो जो हमारा एपेडा जो है, एपीईडी है, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने क्या किया है, राष्ट्रीय पादप संरक्षण संगठन के सहयोग से संयुक्त राज्य अमेरिका को भगवान आर के पहले परीक्षण शिपमेंट के निर्यात में मदद की है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, सुपर फूड की विशेषताओं से युक्त है। महाराष्ट्र का सोलापुर जो अनार निर्यात में 50% का योगदान देता है। भारत से अनार निर्यात में सोलापुर से इकलौता 50% का योगदान है। एपीईडीए जो है वो इंपॉर्टेंट है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण अधिनियम 1985 में संघ एक गठित एक सांविधिक निकाय यूपीएससी पूछ चुकी है। रक्षा मंत्रालय ने प्रोफेसर के विजय राघवन की अध्यक्षता में 9 सदस्यों वाली एक समिति का गठन किया है। यह समिति डीआरडीओ की कामकाज की समीक्षा करेगी और कार्यों को पुनर्निर्धारित और पुनर्परिभाषित करने में सुझाव देगी, ठीक है। तो कौन? प्रोफेसर के विजय राघवन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। डीआरडीओ की अगर बात की जाए तो एयर डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ठीक है। और इन्होंने कौन कौन सी चीजें बनाई है, तो अग्नि और पृथ्वी श्रेणी की जो मिसाइल है डीआरडीओ ने बनाई है, ब्रह्मोस, तेजस जो हल्का लड़ाकू विमान है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जैसे पिनाका, पिनाका हो गया, फिर वायु रक्षा प्रणाली जैसे आकाश, रडार और इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों की विस्तृत श्रृंखला, मुख्य युद्धक तकनीक जैसे अर्जुन MK2, MK1, सॉरी, ये सब किसने बनाए हैं? डीआरडीओ ने बनाया है, ठीक है। बीएसएफ वगैरह है, इसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल सी, और ठीक है। तो कौन कब बना? तो एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल जो है वो 1963 में बना, भूटान नेपाल से लगी भारतीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए। 1965 में फिर बीएसएफ भी बना, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए। और फिर आईटीबीपी है, भारत चीन की सीमा में 1962 में बनाई है। असम राइफल जो है ये सबसे पुराना याद रखोगे, 1835 में कछार लेवी के रूप में इसे गठन हुआ। 1917 में इसका नाम असम राइफल कर दिया गया था, पहले इसका नाम क्या था? कछार लेवी। भारत में हमारी सीमा परिरक्षा करता है, ठीक है। दोहरा नियंत्रण है, इसमें क्या है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास इसका प्रशासन है, जबकि ऑपरेशनल जो कंट्रोल है वो भारतीय थल सेना के पास है। ऑपरेशनल कंट्रोल किसके पास है? भारतीय थल सेना के पास। और जो प्रशासन है वो किसके पास है? केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास। सीआईएसएफ सीआईएसएफ 1939 में, सॉरी, सीआरपीएफ 1939 में, और सीआईएसएफ जो है 1969 में। सीआईएसएफ बेसिकली कहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, स्मारक है, आपका जैसे राजघाट हो गया, ठीक है, और जैसे इंडिया गेट हो गया, और फिर हवाई अड्डा पर परमाणु प्रतिष्ठान, जो अंतरिक्ष प्रतिष्ठान, दिल्ली मेट्रो को सुरक्षा प्रदान कौन करता है? सीआईएसएफ, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी बाद में करते हैं, ठीक है। कितना कर लेते हैं, चलो 4 नंबर में देख लेता हूँ कितना बचा है ये, ठीक है। अपन लोग एक पेज बचा, ये कर लेते हैं। जो एकोस्टिक साइड चैनल अटैक्स जो है लैपटॉप के उपयोग से, ASCA, एकोस्टिक साइड चैनल अटैक्स जो है के दायरे को बढ़ा दिया गया, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि लैपटॉप के सभी मॉडल में एक जैसे कीबोर्ड होता है, जो ऑफिशियल जो AI कहते हैं। अब जैसे क्या हुआ कि AI लाइक, क्योंकि सभी कीबोर्ड होंगे जो लैपटॉप या कंप्यूटर होते हैं उनका कीबोर्ड एक जैसा ही होता है, ठीक है। अब एआई क्या करता है, एआई इतना पावरफुल है कि वो जैसे आपने कुछ भी दबाया, लाइक लाइक आपने लिखा कि INDIA, ठीक है, आपने INDIA लिखा, तो क्योंकि क्या होता है कि हर एक बटन का एक अलग साउंड होगा, वो हमारे लाइक फिंगर हम कितना उसको प्रेस कर रहे हैं उस हिसाब से, तो एआई उसको समझ लेगा और उसकी लर्निंग करके उसका एनालिसिस कर लेगा। इसलिए क्या है कि कल को आपका कोई भी पासवर्ड यहाँ पे से चुरा सकता है ना, उस हिसाब से। तो ASCA जो है वो एक प्रकार साइबर अटैक है, जो एआई का उपयोग करके बटन दबाए जाने वाले जो की स्ट्रोक से जो साउंड जो प्रोड्यूस होगा उसके माध्यम से पासवर्ड को डिकोड करता है, ठीक है। ASCA स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट, NLOS, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है वो भारतीय वायुसेना को इजरायली स्पाइक लाइट नॉन लाइन ऑफ साइट जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो प्राप्त हो गई है, ठीक है। स्पाइक NLOS जो है वो NLOS जो है रूसी मूल के MI-17V5 हेलीकॉप्टर के बेड़े के रूप में इसे एकीकृत किया गया। ये क्या है कि फायर एंड फॉरगेट है, दागो और भूल जाओ, 25 किलोमीटर तक हिमालय कर सकता है। स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार जो है, स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार माउंटेन्स, ठीक है। तो बेंगलुरु में स्थित इसे भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इसे विकसित किया है। और स्वाति रडार का एक अन्य वर्जन है WR प्लेन्स है, ठीक है। इतना इसमें याद रखोगे आप। इसके बाद में अस्त्र मिसाइल की अगर बात की जाए
तो हल्का जो लड़ाकू विमान हमारा जो तेजस है, जिसे किसने डेवलप किया है, डीआरडीओ ने डेवलप किया है। से अस्तर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यह बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी हवा से हवा में एयर टू एयर यह मार करता है, ठीक है। और डीआरडीओ ने इसे स्वदेशी रूप में इसे विकसित किया है, ठीक है। इसके बाद में देखिए एम के वन संरक्षण के लिए 80 से 110 किलोमीटर और एम के टू संरक्षण के लिए इसकी जो रेंज है वो 160 किलोमीटर है। ऊंचाई 20 किलोमीटर तक है, अधिकतम रेंज 4.5 मैक तक चला जाता है। थ्री डी प्रिंटेड की अगर बात की जाए तो यूक्रेन में गोला बारूद की कमी से निपटने के लिए अपनी जवाबी कार्रवाई को जारी रखने के लिए 3D प्रिंटेड का निर्माण करने का फैसला लिया गया, ठीक है। किसने? यूक्रेन ने। 3D प्रिंटेड बम का संबंध किससे? यूक्रेन। कैंडी बम इनको बोलते हैं, ठीक है। सस्ते और प्रभावी होते हैं। सैन्य अभ्यास बात की जाए तो आइस इंडेक्स की अगर बात की जाए 2023, तो ये भारतीय सेना और रॉयल ऑस्ट्रेलिया सेना के बीच में एक द्विवार्षिक एक समुद्री अभ्यास है। इम्पोर्टेंट ब्राइट स्टार अगर बात की जाए तो ये मिस्र में आयोजित एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास है, जो भारतीय सेना वायुसेना जो पहली बार इसमें शामिल हुई है। इसमें भाग दे लेने वाले अन्य देश जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, सऊदी अरब है, ग्रीस और कतर है, ठीक है। ब्राइट स्टार कहाँ हुआ है? मिस्र में हुआ है। कहाँ हुआ है? मिस्र में हुआ है, ठीक है। द्विवार्षिक बहुपक्षीय त्रिसेवा द्विवार्षिक बहुपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास है, ये भारतीय वायुसेना पहली बार शामिल हुई है। अमेरिका है, सऊदी अरब है, ग्रीस और कतर इसमें शामिल है, ठीक है। और इसके अलावा जीईएफ वगैरह है तो अपन इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना काफी है।